दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस का हिंदी का जो पेपर होता है 150 नंबर का आता है। 5 उसमें टॉपिक्स हैं सिलेबस में। उसका पूरा जैसा रियल पेपर आता है रियल एग्जाम में, बिल्कुल वैसी ही ये टेस्ट सीरीज है। जैसा एग्जैक्टली आएगा एग्जाम में पेपर, वैसी ही ये टेस्ट सीरीज है। प्लस उसके मॉडल आंसर्स भी बताए हैं आर्या मैम ने। एक एक क्वेश्चन का बाकायदा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज जो है करवाई है। आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, एक बार मॉडल आंसर से चेक करें और बताएं कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है, कितना आंसर आपका सही हो पा रहा है। देखिए, मेंस का जो हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का होता है बेटा वो, और उसके मार्क्स रैंक में जुड़ते हैं, है ना, क्योंकि यूपीपीएससी का जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसी से आप एसडीएम डीएसपी बन सकते हैं। उसमें फाइनल रैंकिंग बनती है मेंस के 1500 नंबर से और 100 नंबर इंटरव्यू से। उस 1500 में से 150 नंबर का ये मेंस हिंदी है। ध्यान से देखिए इसको, हो सके तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। फीडबैक, कोई कमेंट, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वीडियो में बताएं। यूपी पीसीएस मेंस 1500 नंबर का होता है। 1200 की जीएस हो गई, 150 का ऐसे हो गया, 150 का हिंदी हो गया। सामान्य हिंदी 150 नंबर का, समझ रहे हो। 5 टॉपिक होते हैं इसके सिलेबस में, और ये जो इसके मार्क्स हैं वो रैंक में जुड़ते हैं फाइनल रैंकिंग में। 150 में से 100 से 110 नंबर हिंदी वाले पेपर में आराम से लाए जा सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कई बार देखी गई है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा टफ होता है ये पेपर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ। हालांकि वो भी अगर थोड़ी मेहनत करें तो वो भी आराम से 100-110 ला सकते हैं। करना क्या है वो समझो, इसको इग्नोर मत करना है, इसको इग्नोर करने की गलती मत करना। रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है और बहुत बार ऐसे हुआ भी है। अच्छे खासे नंबर रहे लोगों के, हिंदी में कम नंबर आए, ऊपर से एसडीएम से सीधा जो है पता लगा एकदम जो है ना डीएसपी मिल रहा है, ना वीडियो मिल रहा है, ना कोई मिल रहा है, एकदम लो पोस्ट पे आ गए। तो ध्यान रखें, इसको अच्छे से इसकी तैयारी करके जाएं। 100 से 110 नंबर का टारगेट लेके ही जाएं। कैसे किया जा सकता है? आराम से किया जा सकता है। इसमें देखिए 5 टॉपिक्स हैं। उसका जो है कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो पढ़ लें, है ना। वो आपको सिलेक्शन मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगा, है ना। आप जो है हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें, 1500 का है हिंदी का मेंस का। उसमें आपको पूरी हिंदी 150 नंबर का पूरी थ्योरी करवा दी जाएगी, है ना, पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियोस अभी जस्ट आर्या मैम ने किए हैं रिकॉर्ड, वो दे दिए जाएंगे। हिंदी के टेस्ट भी रिकॉर्ड करके दिए गए हैं पेड ग्रुप में। उसके अलावा हम हिंदी के पीवाईक्यू भी देते हैं विद मॉडल आंसर उसी ग्रुप में। उसको भी आप जो है एक बार लगाओगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज हम करवाते हैं। 10 टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर प्लस चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ। तो 1500 में आप पूरी हिंदी की मेंस की तैयारी कर सकते हो आराम से। चाहे जितने डाउट पूछो, जितने भी हिंदी के डाउट ने सारे उसमें क्लियर किए जाते हैं। पढ़ाई करो जितना सिलेबस में ज़रूरी है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से। कोई दिक्कत है डाउट पूछो तुरंत, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है पीवाईक्यू वगैरह लगाइए, एनालिसिस करिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है डाउट पूछिए, ठीक है। टेस्ट वगैरह भी हम देते हैं, टेस्ट आप दीजिए, मॉडल आंसर देखिए, लिख के भेजिए पीडीएफ बना के, पूरी चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस और पूरा फीडबैक दिया जाएगा। पूरी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। 150 में से 100 से 110, इवन 115 से भी ज़्यादा नंबर लाए इस ग्रुप को फॉलो करके लोग, ठीक है। तो यूपीपीसीएस मेंस हिंदी के लिए इतना कर लिया अगर आपने, आराम से आप जो है मेंस हिंदी क्लियर कर लोगे। 100 से 110 नंबर आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 बहुत जल्द ही होने वाली है। उसके लिए आशा है कि आप कमर कसकर तैयारी कर रहे होंगे, लगातार लिखने का अभ्यास कर रहे होंगे, जो कि इस परीक्षा के लिए या किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए जो कि लिखित प्रवृत्ति की होती है उसके लिए अत्यंत आवश्यक। ठीक, तो ये जो टेस्ट सीरीज के वीडियो आप यहाँ देखने जा रहे हैं, आज पहला लेक्चर है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे मूल रूप से कि टेस्ट के उत्तर क्या है, जैसे कि किसी प्रश्न का उत्तर क्या है, यह विलोम शब्द है या यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो इसका उत्तर क्या है, या फिर यह मुहावरा लोकोक्ति है तो इसका अर्थ क्या है और वाक्य प्रयोग क्या है। हमारा फोकस आंसर की देने पर इसमें नहीं है। हमारा फोकस इस पर है कि हम जो टेस्ट सीरीज या हमारे द्वारा जो मॉक टेस्ट आयोजित करवाए जाते हैं उसके माध्यम से परीक्षा का दृष्टिकोण आपके साथ डिस्कस कर सके। मतलब टेस्ट को हल करना एक अलग बात है, उसे आप करिएगा। लिखने का अभ्यास आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो आप अपने लिए करेंगे। और जो मॉडल उत्तर दिए जाते हैं साथ में, उससे आपको सही उत्तर की भी जानकारी हो जाएगी, सही उत्तर आपको पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर यह जो वीडियो लेक्चर है इसको देखकर आपको क्या लाभ मिलने वाला है?
लाभ असल में इससे आपको ये मिलेगा कि आपको प्रश्नों का दृष्टिकोण मालूम होगा कि किसी भी प्रश्न को लेकर आयोग जब आपको एक चुनौती पेश करता है, आपके सामने प्रश्न देता है, तो उसमें आप उसे कैसे हल करेंगे, किस तरीके से वहां पर सामना करेंगे। क्योंकि यह तो पक्की बात है कि जो मॉक टेस्ट में आप प्रश्न देखते हैं वह ओरिजिनल पेपर में नहीं आने वाले हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान का आप मॉक लगा लीजिए, लेकिन एग्जैक्टली वही प्रश्न कहाँ आते हैं? अपठित गद्यांश है, 2-2 गद्यांश आयोग देता है आपको, बड़े बड़े, मतलब पूरे 150 नंबर के हिंदी के प्रश्न पत्र में सबसे बड़ा हिस्सा अपठित गद्यांशों का यानी गद्यांश अवबोधन का होता है ना। तो अब उन अपठित गद्यांशों में आप ये आशा करें कि आपने कुछ 4-5 संस्थानों के मॉक टेस्ट लगा रखे हैं और वही गद्यांश आपको एग्जैक्टली और वही सारे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे परीक्षा हॉल में। संभव नहीं है, ये चीज आप भी जानते हैं, है ना। जो चीज अनजानी है, अनसीन पैसेज कहा ही जाता है, जिसे कभी देखा ना गया हो, तो वो कैसे चित परिचित मिल सकता है ना। तो सिर्फ उसका एक दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट का भी उद्देश्य यही होता है। कोई भी मॉक टेस्ट आप देते हैं तो उसका ये असल उद्देश्य होता है कि आप परीक्षा की तैयारी के लिए एक सही माइंडसेट तैयार कर सकें। आप प्रश्नों को न सिर्फ देखें बल्कि देखने के बाद उनको गहराई से परख कर उनके अंदर की चीजों का विश्लेषण प्राप्त कर सके। आपको ये पता लग सके कि किसी प्रश्न को, चाहे वो कठिन स्तर का है या सरल स्तर का है, उसे कैसे कुछ 3 घंटों के सीमित समय में डील किया जाता है। हालांकि एक बात और है, सामान्य हिंदी के लिए जो आयोग आपको समय देता है इस प्रश्न पत्र के लिए, वो पर्याप्त होता है अगर आप सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं। कुछ लोग जो है वो इसमें ये सोचते हैं कि 3 घंटे का समय है तो ये ज्यादा है। कम तो किसी को नहीं लगता, अगर कम लगता है तो फिर आपकी लिखने की रफ्तार या फिर अभ्यास में कहीं कमी। लेकिन अगर 3 घंटे का समय किसी को अतिरिक्त लगता है कि हम तो पहले ही पेपर करके बैठ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। 3 घंटे का समय आयोग ने सोच समझ कर दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपको गद्यांश अवबोधन पर खर्च करना होता है। जो अपठित गद्यांश आपके सामने होते हैं, ठीक है, जो अपठित गद्यांश आपके सामने होते हैं उनमें सबसे पहले आपको प्रश्नों को देखना होता है। और सबसे पहले जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप देखते हैं, एक अपठित गद्यांश और दूसरा अपठित गद्यांश, सबसे बड़ा हिस्सा आपके पूरे 3 घंटे में से इन्हीं दोनों पर खर्च होना चाहिए, पहले और दूसरे अपठित गद्यांश पर। पहले तो उस पैराग्राफ को बारीकी से आपको पढ़ना है, समझना है। ऐसा नहीं कि बस पैराग्राफ दिखा और हल्ला बोल दिए उस पर कि बस लिखना है लिखना है। ये स्कूली जीवन में आपने छोटे छोटे गद्यांश हल किए हैं, या फिर आप देखते हैं कि यूपीपीसीएस का ही जो प्रीलिम्स होता है, सीसैट का पेपर है ना, तो सीसैट के पेपर में भी हिंदी का एक अपठित गद्यांश आता है। 4 विकल्पों वाले वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, गोले रंगने होते हैं आपको, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्नों का पैटर्न है। तो वहां पर गद्यांश सिंपल होता है, और सिंपल इस मामले में भी होता है कि 4 विकल्प आपके सामने है, होगा तो उन्हीं चारों में से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो 4 विकल्प में से आप चुन लेते हैं, काम आसान होता है। तो वहां अगर आप हड़बड़ाहट में थोड़ा कम भी गद्यांश को पढ़ते हैं और प्रश्न को एक बार रिव्यू करके गद्यांश में उसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो आपका काम बन जाएगा, आपको सही उत्तर की जानकारी हो जाएगी। लेकिन वही काम अगर आपने मेंस में किया, वही अप्रोच दिखाया कि बस अपठित गद्यांश दिखा नहीं कि हम उस पर एकदम टूट पड़े और हमने कोई भी ऐसे मनमाना शब्द चुनकर उसे शीर्षक बना दिया और कहीं से भी कुछ भी उठाकर रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कर दी, सारांश के नाम पर कुछ भी लिख दिया, संक्षेपण के नाम पर कुछ भी लिख दिया, भावार्थ कुछ भी कहे वो उसको अपने ढंग से कर दिया, तो कुछ भी लिखने से नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। ये पूरा 60 नंबर का आपका अपठित गद्यांश होता है, 30-30 2 पैराग्राफ, सबसे बड़ा हिस्सा तो यही है। तो इतनी गंभीरता से इसको लेना है। और ये आपका फ्रंट भी होता है, जब कॉपी चेक होगी तो सबसे पहले एग्जामिनर इसी चीज को देखता है और यहीं से आपकी मानसिकता जांची जाती है कि आप सोचते कैसा है, या किसी चीज को पढ़कर आप कैसा उससे नजरिया विकसित करते हैं, कैसा दृष्टिकोण आपका होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। और उसके साथ साथ अपठित गद्यांश के साथ जो बाकी हिस्से होते हैं आपके पेपर के, जैसे कि पत्र लेखन है, ठीक, पत्र लेखन के लिए एक मास्टर वीडियो बहुत शुरुआत में ही आपके ग्रुप में पोस्ट किया गया था, टेलीग्राम ग्रुप में, आपने उम्मीद है कि देखा होगा। पुराने मैसेजेस और पुराने वीडियो, समस्या ये है कि आप देखते नहीं हैं, और जब नए सिरे से वीडियो दिए जाने लगते हैं या नए सिरे से मॉक टेस्ट आते हैं तो आप उतावले हो जाते हैं कि अच्छा इस चीज को समझा नहीं जा सकता है, पत्र लेखन में दिक्कत आ रही है, आखिर इसको कैसे डील किया जाए। जबकि पत्र लेखन के लिए एक मास्टर वीडियो, यानी पूरा उसमें कंप्लीट आपका जो यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस है
उसमें जितने तरीके के पत्र लिखने के लिए आयोग आपको देता है, हर पत्र पे डिस्कस किया गया है और वो भी उदाहरण के साथ किया गया है। उसको पहले देख लीजिएगा, वो काफी शुरुआत में ही दिया गया था। जब आपको बेसिक स्टडी मटेरियल दिया गया था, उसके कुछ ही महीनों बाद वो ग्रुप में प्रेषित किया गया था, तो उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। उससे आपके पत्र लेखन से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी सामान्य जो निर्देश है वो वही है जो परीक्षा हॉल में होते हैं, मतलब आयोग जो देता है वही निर्देश आपके सामने भी है, ठीक। और इनमें एक चीज है कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न आपको आ नहीं रहा है। मान लीजिए बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आमतौर पर समझ में नहीं आते, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसमें कुछ देर रुक कर 2 मिनट थम कर प्रयास कर सकते हैं आप। जैसे विलोम इत्यादि है या वाक्यांश है, तो उसमें तो समस्या आपके सामने ये रहती है कि भाई आ रहा है तभी लिख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा प्रयत्न करके उसको बना सकते हैं। ये लिखित परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है, बल्कि नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर जो है वो जाते रहेंगे, मतलब नंबर मिलने की जो जरा सी संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए लिखने से नहीं चूकना है, सभी प्रश्न अनिवार्य है तो उसको करिए, छोड़कर मत आइए, ठीक है। बाकी कहीं भी नाम, अनुक्रमांक इत्यादि का उल्लेख नहीं करना होता है, ये परीक्षा वाली चेतावनी है और इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो ये है पहला गद्यांश। कहा गया, इसमें देखें आप कि जीवन के रण क्षेत्र में खड़ा प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में अर्जुन ही है। और अर्जुन कैसा? तो अर्जुन महाभारत के जो पात्र हैं, अर्जुन पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर और कुंती के पुत्र, ठीक। तो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध ठनता है, कौरव पांडव आमने सामने होते हैं, सेनाएं सज्ज होती हैं, जब युद्ध का बिगुल बज जाता है तो उस समय अर्जुन को मोह घेर लेता है, दुविधाएं घेर लेती हैं कि अपने ही लोगों पर शस्त्र कैसे चलाया जाए। तो अर्जुन कैसा है? वो संशयों से घिरा हुआ है। वो कैसा है? उसके दिमाग में शंकाएं भरी हुई हैं कि ये करना चाहिए या नहीं, जो कर्तव्य मुझे करणीय दिखाई दे रहा है वो असल में सही है अथवा नहीं। तो भगवान कृष्ण वहां उपस्थित होते हैं और वो मार्गदर्शन उनका करते हैं, दिखाते हैं सही दिशा, गीता का उपदेश। तो वो सारी चीजों पर चर्चा यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ, दर्शन से जुड़ा हुआ पैराग्राफ है, इसलिए यहाँ पर कहा गया। तो संशयों से घिरा हुआ अर्जुन है, कर्तव्य और मोह के बीच में डोल रहा है। कर्तव्य तो ये है कि अधर्मियों का संहार किया जाए, जो पापी है उनसे धरा को मुक्त किया जाए। और पापी कौन है? कौरव है, और कौरवों के पक्ष में खड़ा होकर लड़ने वाला हर व्यक्ति पापी है, तो उसका प्रतिकार किया जाए, ये है कर्तव्य। लेकिन मोह उसके साथ घिरा हुआ है। अपने ही लोग हैं, अपने ही परदादा हैं, अपने ही प्रपितामह हैं, अपने ही चचेरे भाई बंधु हैं, अपने ही लोग हैं, अपने ही नाती पोते हैं जो कि उस पक्ष से लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर लड़ेंगे और इस पक्ष से अर्जुन ने हथियार उठा लिया, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और बाकी पांडव और उनकी सेना भी सक्रिय हो गई, भगवान कृष्ण है ही है मार्गदर्शक, तो निश्चित तौर पर सबका संहार होगा, कोई बचेगा नहीं। और वही हुआ भी, है ना। तो अर्जुन को ये सब सारी चीजें सामने दिखाई दे रही थी और उन्हें ये निश्चय नहीं हो पा रहा था कि करें क्या। मतलब मोह भी घेर रहा था और बाकी जो कर्तव्य है वो भी इन्हें खींच रहा था, मतलब किसी से भी विमुख नहीं हुआ जा सकता है, ये बात। तो अब ये सारी समस्याएं, और उसमें जो अस्थिर क्षण है उसमें आत्मा को दृढ़ता प्रदान करने का काम कौन करता है? ये गीता का संदेश करता है, ठीक। गीता का जो संदेश है उसके माध्यम से हम अस्थिर जो क्षण है उनको नियंत्रित करते हैं। और सिर्फ हम नहीं, ये काम किसने किया था? सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ऐसे जबानी मौखिक तौर पर गीता के श्लोकों और गीता की जो पंक्तियां हैं उनका वाचन किया था, उन्हीं के मुख से निकली हुई वाणी है गीता, है ना। तो अर्जुन को ये दिशा दिखाई कि एग्जैक्टली उसको करना क्या चाहिए। तो गीता का निष्कर्ष हम लोग क्या निकालते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। मतलब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल देने का जो दायित्व है वो ईश्वर का है, यानी भगवान का है। तो भगवान कृष्ण उसे स्वयं पर लेते हैं कि फल देने का जो अधिकार है वो मेरा है, तुम सिर्फ कर्म करो, यानी कर्तव्य की चिंता करो, मोह की चिंता मत करो, मोह के विषय में मत सोचो, वो सब जो चीजें भविष्य का परिणाम होगा वो मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक। तो ऐसा समझाया। अब यहाँ पर देखिए गीता के उपदेश में उलझने की बात नहीं है। आगे कहा गया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसी चीज को फैलाकर एक्सप्लेन किया गया है। कर्म करने में है, फल पर नहीं है। कर्म का फल समय, परिस्थिति, भाग्य जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अतः उस आसक्ति मतलब जो फल है, कर्म का जो फल है उसकी आसक्ति रखना ही व्यर्थ है, उसके विषय में सोचना ही व्यर्थ है। उसके विषय में जितना सोचेंगे उतना ही हम कर्तव्य से दूर होते जाएंगे, विमुख होते जाएंगे। जब व्यक्ति अपने कर्म को फल की इच्छा से मुक्त होकर करता है तभी वह कर्मयोगी कहलाता है।
अब यहाँ से मुद्दा थोड़ा सा बदला गया। ये दर्शन और अध्यात्म के जो टॉपिक होते हैं इनमें एकदम से करवट लेता है गद्यांश, इसीलिए जरा सतर्क होकर पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़कर आप इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना होगा, अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस की है तब भी। तो कर्मयोग निष्क्रियता का नहीं बल्कि सक्रियता में समर्पण का मार्ग है। कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाइए, फल की इच्छा नहीं करेंगे तो निष्काम कर्म तो करेंगे, डट कर कर्म करेंगे। तो यह सिखाता है कि जीवन पलायन का नहीं पुरुषार्थ का नाम। कर्म से भागने वाला व्यक्ति केवल अपने धर्म से ही नहीं अपने अस्तित्व से भी विमुख होता जाता है। अगर आप फल की चिंता करते हैं, मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है और मुख्य परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या भविष्य में देने की इच्छा है, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको लिखना है, जितना हो सके उतना लिखने का अभ्यास करना है और वहां भी आप वही करके आएंगे। प्रश्न जो है जितना आप लिखने में सक्षम है, जिस तरीके से उत्तर देने में सक्षम है, वो सारे दांव पेच उसमें आजमाएंगे। ठीक, तो वो सारा काम सोचकर आपने क्या किया, निरंतर लिखने का अभ्यास किया। आपने कुछ नहीं सोचा कि आपकी इतनी रैंक आएगी या आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी, ये सब आपने नहीं सोचा। आपने सिर्फ ये सोचा कि मुझे कर्म करना है, मुझे लिखना है, लगातार लिखना है लिखना है लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, और वही काम आपने किया, अंततः सिलेक्शन हो गया। निष्काम कर्म हमेशा फलीभूत होता है, उसी चीज को यहाँ कहा जा रहा है। और दूसरा वह व्यक्ति है जो कि स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में उसकी आशंकाएं भी हैं, उसको लग रहा है कि प्री तो जैसे तैसे क्लियर हो गया, मेंस में न जाने क्या होगा, लिख तो रहे हैं, दूसरा वाला हमसे बेहतर लिख रहा होगा, अब न जाने क्या होगा। तो ये कुल मिलाकर जो दुविधा की स्थिति होती है, ये मोह से और फल की आसक्ति से पैदा होती है, और फल की आसक्ति रखने वाला और कर्म से विमुख होने वाला मनुष्य कहीं का नहीं रहता है। ठीक है, तो आगे यह कहा गया कि गीता यह नहीं कहती कि सफलता की कामना न करो। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं कि सफलता की हम उम्मीद ही छोड़ दिए, बल्कि यह सिखाती है कि सफलता या असफलता में समत्व बनाए रखो, समानता बनाए रखो। यही संभाव आत्मशक्ति का आधार है। कर्म योग का सार यह है कि मनुष्य कर्म करता रहे परंतु अहंकार रहित भाव से। ठीक है, जब वह अपने कार्य को मैं कर रहा हूं इस भाव से न करके ईश्वर के माध्यम से कर्म हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना, वही चीज। तो उस भाव से अगर कर रहा है तो वो कर्म पूजा बन जाता है। मतलब ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, जो परम सत्ता है वो मुझसे करवा रही है। ये दर्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसमें आस्तिकता जुड़ी हुई है। तो भगवान मुझसे करवा रहे हैं, ये मेरे हैसियत की बात नहीं थी कि मैं ये चीज करूं। ठीक, ये ईश्वर के द्वारा मुझसे करवाया जा रहा है, कर ईश्वर ही रहे हैं, माध्यम मैं हूं। ऐसी भावना लेकर जब कर्म किया जाता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। ठीक, और ऐसे कर्म से आत्मा निर्मल होती है, मन शांत होता है, क्योंकि हमने क्या किया, अपनी सफलता का सारा क्रेडिट भगवान को दे दिया, तो अहंकार आएगा ही नहीं। सफलता का क्रेडिट जब हम अपने ऊपर लेते कि नहीं मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है ना, तो उस तरह की जब भावनाएं आती तो अपने अंदर अहंकार पैदा होता है कि नहीं हम तो बड़े सक्षम हैं। लेकिन जब हमने कह दिया कि भगवान कर रहे हैं, उसमें अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम सिर्फ कठपुतली है, पीछे से हमें डोर बांध के खींचा जा रहा है, जो एक्शन करवाया जा रहा है वही हम ले रहे हैं, है ना। तो जब ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है तो आत्मा निर्मल हो जाती है, मन शांत हो जाता है, जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। और यह वही स्थिति है जहां भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग एकाकार हो जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, और यही सिद्धि का मार्ग होता है। बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां इसी रास्ते पर चलकर प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब इसका आशय लिखना है। तो आशय वही है कि निष्काम कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, गीता का दर्शन यही कहता है। और अगर कोई मनुष्य ऐसा करने में सक्षम हो पाता है, मतलब अब मनुष्य ने कर्म किया और उसका सारा उत्तरदायित्व, उसकी सारी जो कामनाएं हैं वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दी, सौंप दी, तो परिणाम क्या होगा, उसका कर्म न सिर्फ फलीभूत होगा बल्कि श्रेष्ठतम होगा। उसका जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। वैसी अपेक्षा, मतलब अप्रत्याशित परिणाम आप कहते हैं ना कि जितना मैंने किया नहीं उससे ज्यादा मिला। आप जब निष्काम होकर कर्म कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार की ऊर्जा उस कर्म के साथ जुड़ जाती है। उस कर्म में पूरी तल्लीनता आपकी हो जाती है। अहंकार और किसी भी तरह की जो विकार वाली भावनाएं हैं, विकारी भाव है, वो उसमें नहीं रह जाता है। तो परिणाम क्या होता है कि कर्म आपका बहुत ही पवित्र हो जाता है, और ईश्वर भी ऐसे ही कर्म के आकांक्षी होते हैं,
चाहते हैं मनुष्य से कि वो निष्काम कर्म करे। उनको क्रेडिट लेने का शौक नहीं है। ईश्वर को किस चीज की कमी है कि मनुष्य जैसे तुच्छ प्राणी, मतलब हम उनके सामने हैं ही क्या, है ना, तो तुच्छ प्राणी के द्वारा उन्हें क्रेडिट दिया जाए और उससे वो खुश हो। ये तो वही सूरज को दिया दिखाने वाली बात है ना। तो ये सब बातें नहीं है। बस ईश्वर ये चाहते हैं कि जो ये बुद्धिमान प्राणी है ये अहंकार से दूर रहे और निष्काम कर्म करे, ऐसे कर्म करे जो कि जनहित वाले हैं, लोक सेवा वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि उसका अहंकार न पाले। अहंकार पालेगा तो अहंकार विनाशकारी होगा। मनुष्य का मस्तिष्क है, अगर जरा सा भी अहंकार उसके अंदर फलीभूत हुआ तो बहुत विनाशकारी परिणाम होते हैं। मतलब जन कल्याण की बजाय विध्वंसक परिणाम सामने आते हैं। इसके बाद पूछा गया कि पंक्ति कर्म का अर्थ, मतलब ये लाइन दी हुई थी कि कर्म का अर्थ निष्क्रियता, यहां देखें आप, कर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रियता में समर्पण है। ठीक है, कर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रियता में समर्पण है। तो इसमें इसको आपको एक्सप्लेन करना था, इसकी व्याख्या करनी थी। अब व्याख्या करना है, अगर मान लीजिए कि 5 नंबर की व्याख्या है, 5 नंबर में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या लिखेंगे? व्याख्या में ऐसा होता है, व्याख्या विस्तृत होती है, बड़े साइज की होती है। जितना आप उसे फैला सकें और जितना उसमें विश्लेषण जोड़ सकें उतना आपके लिए फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 5 अंक की व्याख्या है, तो 5 अंक में आप 4 से 5 लाइन लिख दीजिए। ठीक, 4 से 5 लाइन लिख दीजिए, पर्याप्त। और उसमें क्या लिखेंगे कि कर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं है बल्कि सक्रियता में समर्पण है। अर्थात कर्म करने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से भावना विहीन हो जाएं या इच्छा विहीन हो जाएं। बस हम इच्छाएं जो हमारे मन में थी, कर्म जब मनुष्य करता है तो उसके मन में ये लालसा होती है कि इसका परिणाम मिले, और ये हर मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। मनुष्य ईश्वर तो है नहीं, तो उन इच्छाओं को ईश्वर के चरण में समर्पित कर दे। कहे क्या कि भगवान, इस कर्म को मैं कर रहा हूं, मेरी ये इच्छा थी, अब ये आपके हाथ में है। अगर ये मेरे हित में हो, अगर ये मेरे भले के लिए हो, कर्म तो मैं कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये चीज मेरे भले के लिए है, लेकिन अगर आप सही समझते हो, जिस विधि मेरा हित सदता हो, मेरा कल्याण होता हो, उस रास्ते पर मुझे ले चलिए। और अगर इस कर्म में सफलता लिखी हुई है तो इस कर्म को मुझसे करवाइए और इसमें सफलता दीजिए। ठीक, जैसे बहुत बार हम लोग ईश्वर को दोषी ठहराते हैं कि ये तो यहां पर मैंने कहा कि कर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रियता में समर्पण है, इसकी हमें व्याख्या करनी। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि भाई अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो हमें 4 से 5 पंक्तियों में उसकी व्याख्या को पूरा खत्म करना होगा, निपटाना होगा। ठीक है, और वहीं पर अगर मान लीजिए कि ये 20 अंक का है, कभी कभी क्या होता है 15 से 20 नंबर की व्याख्या आपको करने के लिए आती है, तो अगर ये 20 नंबर का आता है या 15 नंबर का आता है तो उसी क्रम में आपको 1 से 1.5 पन्ना या जितनी जगह उपलब्ध है उसी के हिसाब से फैलाना होगा। तो हमने ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि कर्म करके ईश्वर के चरणों में उसे समर्पित कर दीजिए और ये कहिए कि जिसमें मेरी भलाई हो वो मेरे लिए किया जाए, क्योंकि भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता है या परम सत्ता। चूंकि ये दर्शन से जुड़ा हुआ पैराग्राफ है तो इसमें हम आस्तिकता की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर से बढ़िया कोई नहीं जानता है कि उसकी बनाई हुई रचना यानी जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है उसके लिए सबसे बेहतर क्या चीज। ठीक, तो कर्म में निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रियता होती है, और सक्रियता कैसी होती है? भक्ति भावना वाली होती है, समर्पण वाली होती है। उसी आधार पर आप फैला सकते हैं। जितने अच्छे से आप गद्यांश में उतर कर उसे बारीकी से पढ़ेंगे उतना ही आपको विस्तार करने में सुविधा होगी। कुछ लोग इस समस्या से ग्रस्त होते हैं कि व्याख्या करें तो कैसे करें, मतलब एक लाइन हमें दी गई है, एक रेखांकित पंक्ति है और उसकी हमें पूरी लंबी चौड़ी व्याख्या करनी। और आजकल यूपीपीसीएस की जो परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा हो रही है, हिंदी के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, उसमें आयोग क्या कर रहा है, अलग अलग रेखांकित पंक्तियां न देके एक पैराग्राफ को पूरा अंडरलाइन कर दे रहा है। ठीक, तो वो स्थिति जब आती है तो उसमें आपको एक ही पूरी मोटी सी रेखांकित पंक्ति जो होती है या पैराग्राफ होता है उसके लिए पूरा इकट्ठे व्याख्या करनी होती है। तो वहां लोग चेतना शून्य हो जाते हैं। मतलब कई सारे कैंडिडेट्स के साथ ये समस्या होती है, विचार सामने आते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता कि इसमें फैलाएं कैसे। तो वो तब समझ में आएगा जब आप गद्यांश को ठीक से समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 4 से 5 बार पढ़िए। ये समय की बर्बादी नहीं है,
ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये आपके लिए फलदायी होगा। एक बार आप मेहनत करके पूरे पैराग्राफ को पढ़ और समझ लेंगे तो उसका मुनाफा आपको पूरे गद्यांश में और उसके बाद जो इससे मिलने वाले नंबर हैं उनमें होगा। क्योंकि अपठित गद्यांश में ऐसा होता है ना कि पढ़कर कोई भी उसका कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। मतलब आप एक शीर्षक चुन लेंगे, आप एक व्याख्या कर देंगे, आप कुछ भी मतलब जो पूछा गया है उसमें कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। चाहे तो पैराग्राफ में से ही कुछ लाइनें कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन वो सब करके काम चलाऊ नंबर मिल सकते हैं या फिर एकदम साधारण स्तर के नंबर मिलेंगे जो कि आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आपको वो काम चलाऊ काम नहीं करना है, आपको बेहतर करना है। तो बार बार पढ़िए। और हो सकता है कि जब आप लिखने का अभ्यास कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो उस समय आपको ज्यादा पढ़ने की नौबत आए, यानी बार बार, यानी 8 से 10 बार पढ़ने की भी स्थिति बन सकती। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो जो बारंबारता है वो घटती जाएगी। समय के साथ पंक्तियां जो है वो मतलब आपके पढ़ने की जो संख्या है बार बार रिपीट करने की वो कम होती जाएगी। तो यही सब बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से गद्यांश को पढ़कर तब उसका कुछ भी विश्लेषण जो भी करने के लिए कहा गया है उसको करना है। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि क्या वास्तव में मनुष्य फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म कर सकता है? आप बताइए। वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है, मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। बुद्धिमान तो है लेकिन स्वार्थ इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, और जितना स्वार्थ प्रबल होता है उतना ही लालच भी प्रबल होता है। ठीक, जो भी स्वार्थी मनुष्य होता है वो लालची न हो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर जब मनुष्य के अंदर लालच है तो उसकी आकांक्षाएं मर कैसे सकती हैं? संभव है? नहीं। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि नहीं, वास्तव में मनुष्य फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कर ले तब तो वो देवता बन जाएगा, मनुष्य कहाँ रह जाएगा। लेकिन वो फल की आकांक्षा की जो उद्वेलित मानसिकता है या फिर एक तरह से उद्विग्नता है ये कहना चाहिए, तो फल की आकांक्षा की जो एक बेचैनी होती है कि इसका परिणाम मिला नहीं, मैंने इतना मेहनत की, इतना परिश्रम किया और इसका परिणाम मुझे नहीं मिला, तो इस तरह की जो बेचैनी होती है उससे वो थोड़ा सा निजात पा सकता है, मतलब उससे थोड़ा कम कर सकता है। किसी भी मनुष्य को अगर कहा जाए कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम अहंकार करना छोड़ दो, तुम क्रोध करना छोड़ दो, तो ये सामान्य मानवीय अवगुण है जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। तो इनको कैसे छोड़ा जा सकता है? कम किया जा सकता है। अगर आप बहुत क्रोध कर रहे हैं तो उसकी मात्रा आप घटा सकते हैं। अगर आप बहुत झूठ बोल रहे हैं तो मात्रा कम कर सकते हैं, कम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एकदम ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। वैसे ही लालच कम करो। अब लालच एकदम छोड़ दो, एकदम मतलब बिना लालच के कोई काम करे तो ये संभव नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं संभव है। और एक मनुष्य अगर ऐसा करने की ठान ले तो समाज ही उसको नष्ट कर देगा, जीने नहीं देगा, है ना। तो आपको लिखना होगा, ये सब कुछ लिखना होगा और ये बताना होगा कि इसे आदर्श के स्तर पर नहीं ले जाना है। आदर्श का मतलब क्या होता है? किसी एकदम एक्सट्रीम पोजीशन को हम मान लेते हैं कि नहीं, हम एकदम से छोड़ देंगे किसी चीज को, फल की लालसा करना ही हमने छोड़ दिया, हटाओ, हम सिर्फ कर्म करेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आप मनुष्य हैं, कोई मशीन या फिर कोई दूसरी दुनिया के प्राणी नहीं है ना। तो इसीलिए आपको लिखना होगा कि फल की आकांक्षा से मुक्त होकर मनुष्य कर्म नहीं कर सकता है। अगर वो कर्म करता है तो फल की आकांक्षा उसके मन में कहीं ना कहीं होती है, बस उसे ये ध्यान रखना होता है कि कर्म पर वो हावी ना हो। ऐसा ना हो कि जब कर्म करने का समय है, कर्म करने के लिए आपको ऊर्जा लगानी है, तो उस समय आप फल की चिंता कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, अब पता लगा इस समय आपको लिखने का अभ्यास करना है और आपके दिमाग में घूम रही है एसडीएम की गाड़ी और एसडीएम का बंगला, ये जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा होगा। या फिर दूसरे ढंग की शंकाएं आपके दिमाग में घूम रही है कि सिलेक्शन नहीं होगा तब क्या होगा। तो ये सारी जो आकांक्षाएं हैं इन पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस चीज को इसमें लिखिए, तब ये व्यवहारिक उत्तर होगा। तो इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज है, सारांश, संक्षेपण, शीर्षक और भावार्थ, ये 4 चीजें, इनमें छोटा लिखा जाता है, भावार्थ थोड़ा सा सारांश और संक्षेपण से हल्का सा बड़ा होता है। सारांश और संक्षेपण का आकार कमोबेश एक जैसा होता है, प्रवृत्ति अलग होती है, संक्षेपण में छांटना होता है, सारांश में समेटना होता है। शीर्षक आप जानते ही है, 1 या 2 शब्द का, 1 शब्द का रहे तो बहुत अच्छा, 2-3 शब्द का भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन बाकी जो कुछ भी कह रहा है, चाहे आशय कह रहा है, चाहे व्याख्या कह रहा है, या फिर विश्लेषण करने के लिए कह रहा है, या फिर इस कथन से आप क्या समझते हैं कह रहा है, तो इन सब में हमें व्याख्यात्मक मोड ही अख्तियार करना है।
यानी व्याख्या वाला तरीका ही आजमाना है और वही फलदायी होगा, यानी विस्तार देना है, विश्लेषण करना है। ठीक बात है। और इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। कहा गया कि कर्तव्य मनुष्य के जीवन का सबसे उच्च आदर्श माना गया है और जीवन में कर्तव्य का बोध तभी संभव है जब मनुष्य आत्म चेतना से प्रेरित होकर अपने कर्म का मूल्य समझे, अपने कर्म की कीमत समझे। सिर्फ कर्म करके रख देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म की कीमत समझना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी, आपके सामने तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। समस्या सबसे बड़ी ये आएगी कि आप कर्म करते जाएंगे और कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। दुनिया आपको एकदम पैरों की जूती समझेगी, बल्कि आपका दुरुपयोग करेगी, आपकी क्षमताओं का, आपके स्वाभिमान का दुरुपयोग करेगी। इसलिए अपने कर्म का सबसे पहले महत्व समझिए, अपने कर्म का मूल्य समझिए कि आप अपनी मेहनत को, अपने समय को, अपनी बौद्धिकता को कहां पर लगा रहे हैं, किस स्थान पर खर्च कर रहे हैं। जब व्यक्ति केवल अधिकारों की बात करता है और कर्तव्यों को भूल जाता है, तब समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है और कर्तव्य बोध वह शक्ति है जो कि मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठाकर लोक कल्याण की दिशा में प्रेरित करती है। यह केवल बाह्य अनुशासन का विषय नहीं है, बल्कि अंतःकरण की पवित्र भावना है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म ही तेरे अधिकार का विषय है। वही पीछे हम लोग देख कर आ रहे हैं ना, सेम टू सेम वही चीज है, थोड़ा सा घुमा कर कही गई। मतलब वही बात है कि कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्म को बेकार समझ लें। अब जब ईश्वर के चरण में समर्पित कर रहे हैं तो ये तो वही स्थिति हो गई ना, जैसे आप किसी पेड़ से या डाली से फूल चुन कर ले आते हैं। तो आप देखते होंगे कि एक परंपरा होती है, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि पेड़ को दुख पहुंचाया जाए, लेकिन धार्मिक परंपरा है। फूल जो नीचे गिर जाता है उसको लोग नहीं उठाते, कहते हैं कि अब ये जमीन पर गिर गया है, अब ये भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता है ना। हम लोग जो डाली पर फूल होता है और उसमें भी बासी और ताजा छांटते हैं, पेड़ को दुख देते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन धार्मिक मान्यता के हिसाब से। तो कुल मिलाकर उसके पीछे औचित्य क्या होता है कि ईश्वर यानी परम सत्ता जो है ये सबसे श्रेष्ठ है, तो इनको जो सबसे बढ़िया वाली चीज होगी, मतलब एकदम टॉप क्लास चीज होगी, वो समर्पित की जाएगी। कोई भी ऐसे दबी कुचली, गिरी हुई, फेंकी हुई, बासी, इस तरह की चीजें भगवान को नहीं चढ़ाई जाएंगी। ये इसके पीछे की भावना होती है। तो जब कर्म हम लोग कर रहे हैं और कर्म को क्या कर रहे हैं, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, तो वह कर्म कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, तभी तो हम उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर पाएंगे। अगर वो श्रेष्ठ कर्म नहीं हुआ तो फिर फायदा ही क्या, वो तो वही बासी फूल की तरह से हो गया या सड़े हुए प्रसाद की वजह तरह से हो गया। मतलब सड़ी हुई मिठाई है, क्या आप भगवान को चढ़ा सकते हैं? नहीं ना। तो आपके कर्म ही घटिया है, तो उसको आप कैसे ईश्वर के चरण में समर्पित कर सकते हैं? तो पहले तो कर्म को ही अपने बेहतर बनाइए और अपने कर्म का मूल्य समझिए, तभी तो वो कर्म पूजा बनेगा और उसे आप भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो कर्तव्य का पालन केवल भय या फिर पुरस्कार की भावना से नहीं करना चाहिए, मतलब डर कर भी नहीं करना चाहिए और किसी पारितोषिक की अपेक्षा से भी नहीं करना चाहिए कि हमें कोई पुरस्कार दिया जाएगा, हमें किसी अवार्ड से नवाजा जाएगा। मतलब कोई इन्वेंशन आप कर रहे हैं, मोटा उदाहरण दिया जा रहा है, इसके बारीक उदाहरण दर्शन में बहुत सारे हैं, लेकिन आप आसानी से समझ सके इसलिए कहा जा रहा है। मान लीजिए अब जैसे इस समय डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, शांति का नोबेल पाने के लिए वो कितने लालायित, न जाने कितने आलतू फालतू अवार्ड्स उन्होंने बटोर लिए, लेकिन शांति का नोबेल उन्हें नहीं मिला। तो पुरस्कार की लालसा से वो काम अपना कर रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, है ना। तो जब लालसा मनुष्य के अंदर प्रबल हो जाती है तो उसकी जो वृत्तियां हैं, मतलब अच्छी वृत्तियां हैं, अच्छी प्रवृत्तियां हैं, वो खत्म होने लगती हैं। और वही समस्या यहाँ भी है। तो पुरस्कार की भावना से भी कर्तव्य नहीं करना चाहिए और किसी के डर दबाव में आकर भी कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए कि कोई आपको लाठी लेकर खड़ा है कि करो इसको करो, नहीं। जब आपकी मर्जी होगी, आपका स्वाभिमान, आपकी जो जीवनी शक्ति है, आपका विवेक है, वो आपको अनुमति देगा तो ही आप कर्म करेंगे। ठीक। कहा गया कि बल्कि अपने नैतिक विवेक से आपका निर्णय होना चाहिए कि यह कर्तव्य करणीय है अथवा नहीं, मुझे इसे करना चाहिए या नहीं। कर्तव्य वही है जो न्याय, सत्य, करुणा, इन सब के मार्ग पर चलता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करता है तब उसका चरित्र दुर्बल होता है। वही जो व्यक्ति दूसरों के हित में अपने सुख का त्याग करता है वह सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होता है ना। तो ये पूरी बात है। इसके बाद आप आगे चले। अब यहाँ देखें, कुछ बच गया था। कहा गया कि कर्तव्य के पालन से समाज में विश्वास, सहयोग और नैतिक शक्ति का विकास होता है। जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करता है
वहां धर्म, नीति और समरसता स्वतः स्थापित हो जाती है। अतः कर्तव्य केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। अब यहाँ पर आप देखें कि गद्यांश का आपको शीर्षक बताने के लिए कहा गया है। गद्यांश का शीर्षक बताने के लिए कहा गया है, तो शीर्षक क्या होगा? सार्थक कर्तव्य या सार्थक कर्म। इसी तरीके से और भी चीजें आप चुन सकते हैं, या उचित कर्म भी लिख सकते हैं। कर्म का मूल्य, ये भी एक अच्छा शीर्षक हो सकता है। कर्तव्य और नैतिकता का संबंध क्या है? तो नैतिकता ही कर्तव्य को करणीय बनाती है। नैतिकता ही कर्तव्य को करणीय बनाती है। कर्तव्य सिर्फ है, सामने दिख रहा है एक कर्म, उसको करना है, ये कर्तव्य है हमारा, ये दिमाग में लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन वह समाज के लिए भला है, हमारे चाहने वालों के लिए, हमारे जो अपने लोग हैं उनके लिए बेहतर है कि नहीं? इन सब चीजों को अगर हम नहीं विचार कर रहे हैं, मतलब नीतिगत तरीके से हम अपने कर्तव्य का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म अवलोकन नहीं कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? वह कर्तव्य या तो जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और नहीं तो विध्वंसक रूप में सिर्फ विनाश करेगा, केवल गड़बड़ी फैलाएगा और कुछ नहीं। गद्यांश का आपको संक्षेपण करना है। संक्षेपण में करना क्या होता है? संक्षेपण करेंगे आप ही, और मॉडल आंसर देख लीजिएगा। संक्षेपण में करना क्या होता है कि गद्यांश में जो कुछ भी दिया हुआ है, मतलब पूरा देख रहे हैं ना आप, इसे छांटना है, और छांट कर इसमें से जितने भी बेकार के सेंटेंस हैं, अनर्गल बातें हैं, जिनको कि अगर आप इस पैराग्राफ से रिड्यूस कर दें, रिप्लेस कर दें, तो भी पैराग्राफ की मूल भावना प्रभावित नहीं होगी, तो उनको बेमरौवत छांट कर बाहर कर दीजिए। हमेशा जब संक्षेपण करने के लिए कहा जाता है या संक्षेपण के लिए आइडिया दिया जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं, या फिर अपनी अलमारी को साफ कर रहे हैं। काफी समय से आपने उसे सजाया नहीं था, ठीक नहीं किया था, और वहां पर आपको बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, बहुत सारा, मतलब पुराना नया, बहुत तरह का आपने वहां पर ठूस के रखा हुआ है सामान, तो वो सारा आपने इकट्ठा किया। अब उसमें आप इत्मीनान से बैठकर छांट रहे हैं कि भाई ये चीज जो है ये मेरे काम की है, और ये वाली चीज जो है ये निरुद्देश्य है, ये निरुद्देश्य है, इसको हटाओ, ठीक, और ये वाली बहुत अच्छी है, ये अभी नई ली गई है, या फिर उपयोगी है। कुल मिलाकर यानी जितनी आपकी अनुपयोगी चीजें थी उनको आपने हटा दिया। तो यही जो छंटनी का काम है, ये अपठित गद्यांश में संक्षेपण के संदर्भ में भी हमें करना होता है। तो संक्षेपण में आपको छांटना है, और एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप वाक्यांश हेतु एक शब्द अपने सिलेबस में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लंबे चौड़े वाक्य को हम एक शब्द में ढाल देते हैं। तो ऐसा भी देख लेना होता है कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में कोई ऐसा वाक्य तो नहीं है जिसे कि हम एक शब्द में ढाल सकते हैं, तो उससे काम बन जाएगा। भाई पूरे 5-6 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक सेंटेंस है, और उसकी जगह हम उसके स्थान पर एक शब्द लिख दे रहे हैं जो कि उसी अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? तो ये सारी कला आजमा कर हमें संक्षेपण करना चाहिए, और संक्षेपण कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, 3 से 4 लाइन का बस, उससे ज्यादा बड़ा नहीं। वो 2/3 1/3 जो रेशियो आयोग लिखता है, वो इसलिए लिखता है ताकि आप एकदम सीमा रेखा पार करके रिकॉर्ड तोड़ न लिखना आरंभ कर दें, मतलब बेहिसाब न लिखें। आपको एक सीमाबद्ध बंधन में बांधने के लिए आयोग ऐसा प्रश्नों में देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2/3 या 1/3 जो है वो लिखने के लिए बैठ जाएं कि नहीं उतना हमें शब्द गिनने हैं, उतना लिखना है, ऐसा नहीं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न होता है, 2 प्रश्न हमने किए और दोनों अपठित गद्यांशों के थे। मैक्सिमम तो आपके जो नंबर है वो यही से निर्धारित होते हैं, बाकी 10-10 नंबर के 2 पत्र होते हैं। तो पहला पत्र आप देख रहे हैं, सरकारी पत्र के बहुत सारे विषय आपको दिए जाते हैं। आजकल आयोग कैसे प्रश्न दे रहा है? आपको विषय दे रहा है, आपको ये नहीं कह रहा है कि इस पत्र के प्रारूप की परिभाषा दीजिए और इसका एक लिखित नमूना वगैरह पेश करिए, ऐसा नहीं कह रहा है। तो विषय देगा, विषय के लिए तैयार रहिए। विषय में ये होता है कि पहले तो आपको पहचानना होगा कि इसको किस फॉर्मेट में लिखा जाए। जितने आपके सिलेबस में फॉर्मेट है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, है ना, मतलब जितने भी हैं, तो उन सब में से परखना होता है कि ये किस फॉर्मेट में फिट बैठेगा, और किसी फॉर्मेट में सही नहीं बैठ रहा है तो उसको सरकारी पत्र के फॉर्मेट में लिख दीजिए, वो सबसे बेहतर है। मतलब आपको प्रश्न देखकर नहीं समझ में आ रहा है, कार्यालय आदेश होगा तो समझ में आ जाएगा, अधिसूचना होगी तो वो भी लिखा होगा उसमें कि अधिसूचना जारी करिए या विज्ञप्ति जारी करिए, तो वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन और कोई घन चक्कर प्रश्न आपको दिखाई देता है तो उसमें आप क्या करेंगे, आंख मूंद कर उसको सरकारी पत्र के फॉर्मेट में डाल दीजिए। अगर पूरे नंबर ना भी मिले तो कुछ तो मिल जाएंगे। ठीक,
तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि जिलाधिकारी की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए जिसमें नगर में जल भराव की समस्या के निवारण हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए। यानी यहाँ पर प्रेषक कौन है? जिलाधिकारी महोदय, ठीक। और प्रेषिती यानी प्राप्तकर्ता कौन है? ये नगर पालिका के अध्यक्ष। इनको पत्र प्राप्त हो रहा है जिसमें समस्या एक जाहिर की गई है, मतलब जिलाधिकारी के पास वो कंप्लेन आई होगी और उन्होंने इसे संज्ञान में लिया होगा और नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देशित किया होगा, ठीक। तो इसमें नगर में जल भराव की समस्या के निवारण हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी आपको देनी। मतलब जो नगर है वहां पर नालियां, जो ड्रेनेज पैटर्न है वो सही तरीके से विकसित नहीं हुआ है, मतलब या फिर नालियों की सफाई नहीं हुई है, जो सीवर है वो जाम है और पानी जगह जगह गंदा जमा हो रहा है, या फिर बरसात के पानी का जल भराव हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी फैल रही है, महामारी फैलने का डर है। तो जिलाधिकारी जो है वो एक निर्देशित पत्र जारी करते हैं, तो ये सरकारी पत्र ही होगा और इसे थोड़ा सा आदेश वाले फॉर्मेट में लिखा जाएगा। और दूसरी बात, ये आदेश का मतलब कार्यालय आदेश नहीं, लहजा आदेश का होगा, क्योंकि जिलाधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष को लिख रहे हैं। और थोड़ा सा कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल। कड़े शब्दों का मतलब ये नहीं कि हम झगड़ा करेंगे, इसका मतलब ये कि तत्काल इस पर एक्शन लिया जाए, इस तरीके की बात इसमें कहनी होगी। तो फॉर्मेट आपका सरकारी पत्र का होगा जिसमें कि प्रेषक जो है वो जिलाधिकारी महोदय होंगे। जिला आप अपनी ओर से कोई भी काल्पनिक चुन सकते हैं, ठीक है। कोई भी जिला आप उत्तर प्रदेश का जो 75 जिले हैं उनमें से कोई भी चुन लीजिए और उस जिले के जिलाधिकारी का बना दीजिए। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब जिला आप जिस जिलाधिकारी का चुन रहे हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष का भी संदर्भ उसी से रहे, मतलब उसी जिले के अंदर रहे। ये नहीं कि आप बाहर के किसी नगर का नगर पालिका अध्यक्ष उठाकर उस जिलाधिकारी के साथ जोड़ देंगे, है ना। ये मैटर जो है ये जिले के अंदर का है। तो इस तरीके से इसमें प्रेषक प्रेषिती हो जाएंगे। विषय आप देख ही रहे हैं, विषय क्या है? नगर में जल भराव की समस्या के निवारण हेतु उठाए गए कदमों के लिए कदमों की जानकारी की पुष्टि, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पत्र की मेन बॉडी है उसको लिखेंगे जिसमें कि आप ये निर्देशित करेंगे कि भाई जो आपने काम किया, जल भराव की समस्या थी, उसको संज्ञान में लिया अथवा नहीं लिया, और अगर लिया है तो उस योजना में कितनी प्रगति हुई है, कितना उसमें जो सुविधाएं हैं वो जुड़ी हैं, लोगों को सहूलियत हुई है, पानी भराव की जो समस्या है वो कम हुई है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मतलब कई तरीके से निर्देशित करके आप कई सारे पॉइंट्स इसमें बना सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे बिंदु बना सकते हैं। पहला नंबर तो डाला नहीं जाता है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके आप डाल सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं कि भाई जल भराव वाली जो समस्या थी उसका आपने क्या किया, और अगर अभी तक कुछ नहीं किया है तो तत्काल उसका निपटारा करिए। और उसके बाद यहाँ भवदीय जिलाधिकारी और जो जिला आप डालना चाहें उसको डाल सकते हैं। इसके बाद अगला पत्र अपना था, जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से एक आदेश जारी करिए जिसमें कि विद्यालय का काल्पनिक नाम है, क विद्यालय के प्रधानाचार्य को जिले में संचालित माध्यमिक विद्यालयों के वार्षिक निरीक्षण कार्य हेतु 3 माह के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। तो ये तो सीधा सीधा इसमें लिख दिया गया है कि ये एक कार्यालय आदेश, ठीक है। तो इसे कार्यालय आदेश के रूप में लिख दीजिए। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक जो है किसी भी जिले के हो सकते हैं, कोई एक जिला आप चुन लीजिए कि एक खास जिले, मतलब जिस 75 जिलों में से जिसे आप चुनना चाहें, कि कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, और उसके बाद जो जिला है उसको डाल लीजिए, ठीक है, जो जिला है उसको डाल लीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर पत्रांक, मतलब कार्यालय आदेश की जो संख्या होती है, अच्छा कार्यालय आदेश की संख्या को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर दाहिनी ओर कोने में लिख सकते हैं, या फिर एकदम ऊपर शिखर पर भी लिख सकते हैं। 3 जगह इसकी होती है, लेकिन कभी भी भूलकर बाईं तरफ मत लिखिएगा, बाईं तरफ इसकी जगह नहीं होती है। तो कार्यालय आदेश संख्या के लिए एक तो ये जगह है, एक जगह यहाँ पे है, और ये श्रेष्ठ जगह होती है, इसमें गलती की गुंजाइश 0 है। यहाँ पर आप कार्यालय आदेश संख्या या किसी भी तरीके का पत्रांक लिखते हैं तो उससे समस्या कभी नहीं आएगी, ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब यहाँ हेडिंग डालेंगे आदेश, मोटी हेडिंग डालेंगे आदेश, और उसके बाद जो आदेश जारी किया गया है, यानी ये क विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं तो स्पेशली उनको कि जिले में संचालित माध्यमिक विद्यालयों के वार्षिक निरीक्षण कार्य हेतु 3 माह के लिए उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है, तो अपनी जो ड्यूटी है उस पर उपस्थित रहने का कष्ट करें। और कष्ट करें क्या, यहाँ पे जब आदेश है तो सीधे सीधे उपस्थित हो ये कहा जाएगा।
इस तरीके से लिख के और उसकी प्रतिलिपियां भी प्रेषित कर दीजिएगा। अब प्रतिलिपियों में लोगों को समझ में नहीं आता है किसको किसको भेजे, तो प्रतिलिपियां अनुपालनार्थ सूचनार्थ प्रेषित लिखकर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे नंबर बना दीजिए बस, और उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आगे कुछ भरने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि आप भरे यहाँ पर बैठ के कि इनको भेजा गया इनको भेजा गया। आप कैसे जानेंगे कि किसको किसको भेजा जाएगा? सिर्फ अंदाजा लगाएंगे और अंदाजा गलत हो सकता है। तो इसमें आप छोड़ दीजिए। वैसे ही आयोग को सिर्फ इससे मतलब होता है कि आप जानते हैं कि नहीं कि किसी पत्र का फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब प्रतिलिपियों के लिए स्थान होना भी चाहिए या नहीं। अगर आपने वहां दर्शा दिया तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि आप पत्र के फॉर्मेट से परिचित हैं। जो लिखते हैं आप उसमें मेन बॉडी चेक की जाती है, बाकी प्रारूप देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फुटकर चीजें हैं यानी फैक्चुअल चीजें हैं एक तरह से वो आ गई हैं। विलोम से आप परिचित हैं। विलोम में एक काम आप कर सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट विलोम आपको नहीं पता है और प्रश्न छूटने की नौबत आ रही है तो आप उपसर्ग के माध्यम से विलोम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कभी कभी ये बड़ा कारगर सिद्ध होता है, लेकिन तभी करेंगे जब आपके पास और कोई विकल्प ना हो, जैसे सन्निहित। ठीक, अब सन्निहित में आप अ उपसर्ग लगा दीजिए, असन्निहित हो जाएगा, चल जाएगा। निष्कलुष, निष्कलुष यानी पाप से मुक्त, तो कलुष इसका हो जाएगा। वैसे ही संयम का क्या हो जाएगा? असंयम हो जाएगा। अ उपसर्ग हमेशा काम करता है, कुछ मामलों को छोड़कर ये ज्यादातर चल जाता है। अभिलाषा का क्या होगा? अनभिलाषा हो जाएगा। निराशा भी हो सकता है। ठीक, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। अच्छा, प्रत्यक्ष का सही विलोम तो परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी जो आंखों के सामने है, और परोक्ष यानी जो आंखों के सामने नहीं है, मतलब छिपा हुआ है। ठीक है, तो परोक्ष तो इसका सबसे सही विलोम है, मतलब ये अलग से शब्द ही है परोक्ष। लेकिन आप अप्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं। अप्रत्यक्ष भी बहुत बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो आप अप्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दो दो विलोम इसके हैं, दोनों पता है, दोनों लिख दीजिए, कोई रोक टोक तो है नहीं, है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि सुदृढ़ लिखा हुआ है, तो सुदृढ़ का क्या हो जाएगा? कमनीय हो जाएगा। और भी बहुत तरह का मतलब नम्य भी हो सकता है, असुदृढ़ भी लिख सकते हैं। उपकार का अपकार हो जाएगा, अनुपकार भी हो सकता है। प्रसन्न का आप जानते ही हैं, निष्ठावान का निष्ठाहीन हो जाएगा, है ना। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। तो सामान्य ही है, इसमें आप एक से ज्यादा अगर विलोम सूझ रहा है तो उसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उपसर्गों का निर्देश करना है, और यहाँ पर प्रत्ययों का मतलब ये है कि इनमें से अलग करना है। जैसे अनुप्रेरणा है ना, इसमें अनुपसर्ग है आपका। यहाँ पे उपसंहार है, इसमें उप उपसर्ग है। प्रत्यावर्तन में प्रति उपसर्ग है। अवनति में अव उपसर्ग है। निरोध में क्या है बताइए, क्या उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। प्रतिपादन में आप जानते हैं प्रति उपसर्ग है। विसर्जन को देख रहे हैं, संकल्प को देख रहे हैं। अच्छा, संकल्प में बताइए क्या उपसर्ग है? संकल्प में क्या उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अभिवादन, अनादर सामान्य से है, पहचानना आसान है। कविता में देखिए, अब यहाँ प्रत्यय जो है ये पीछे जुड़ता है, तो कविता में ता प्रत्यय है, सुंदरता में ता प्रत्यय है। ठीक, वैसे ही बालक, नागरिक, लेखनी, मित्रता सब में आप आसानी से निकाल सकते हैं। ज्यादातर जो ता प्रत्यय हैं, और यहाँ पर देखें आप छोटी ई की मात्रा। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए इक, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करे, जिसमें आत्म गौरव की अत्यधिक भावना हो। अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होता है ना कि बहुत बार जो किताबों में छपे हुए वाक्यांश होते हैं या ज्यादातर मटेरियल्स में उपलब्ध होते हैं, आयोग देता उन्हीं में से है, लेकिन थोड़ा सा वाक्यों में हेर फेर कर देता है, यानी वाक्यों को तनिक परिवर्तित कर देता है, जिससे कि जो समझने वाले मतलब कैंडिडेट है वो समझ जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर सिर्फ मोटे मोटे जो वाक्यांश उन्होंने किताब में रटे हुए थे उन्हीं पर फोकस करने वाले कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं। तो होता है वही वाक्य, वही शब्द होते हैं जो कि आपने पढ़े हैं, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा। और हमारी ओर से जितने अपठित गद्यांश आपको करवाए गए हैं, माफ कीजिएगा, वाक्यांश करवाए गए हैं, जितने लिस्ट दी गई है, उसको अगर आप बढ़िया से थॉरोली तैयार कर लेते हैं, जितने उसमें वाक्यांश हैं, और तैयार करने का मतलब रटना नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ लीजिए, तो कोई भी ऐसा वाक्यांश कम से कम नहीं रहेगा जिसमें कि आप करने में सक्षम ना हो। और अगर नहीं करने में सक्षम होंगे, मतलब कुछ ऐसा ही दुर्लभ दे दिया गया, तो वो सबके लिए कठिन होगा, फिर सबके साथ वही समस्या होगी। तो ये चीज। इसके बाद आप देखें यहाँ वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे राष्ट्र कवि ने मानवता के प्रतीक शब्दों को आत्मसात किया है। राष्ट्र कवि ने मानवता के प्रतीकों को आत्मसात किया है। प्रतीकों में शब्द आ जाएंगे अपने आप।
विद्वानों, कवि की बात हो रही है तो कवि है तो शब्द होंगे ही। विद्वानों के परामर्शों को अनसुना करके वह विपत्ति में पड़ गया। विद्वानों के परामर्श को अनसुना करके वह विपत्ति में पड़ गया। ठीक। सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचारों की घटनाएं बढ़ रही हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे विचारानुसार यह प्रस्ताव सर्वसम्मत होकर पारित हो जाना चाहिए था। मेरे विचार के अनुसार या मेरे विचारानुसार, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाना चाहिए था। उसने मुझे ससम्मान आमंत्रित करके लौट गया, वह मुझे ससम्मान आमंत्रित करके लौट गया, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं शंकुतिलक। शंकुतिलक सही शब्द है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं। अप्रत्याशित नहीं होता है, अप्रत्याशित होता है। क्षणभंगुर ठीक लिखा हुआ है। दुरभि संधि जो है इसमें ध पर छोटी की मात्रा होती है। प्राध्यापक भी ठीक लिखा हुआ है। ये आवश्यक नहीं है कि शब्द आपको दे दिया गया तो उसको आप सुधारें ही। देख लीजिए कि उसकी वर्तनी शुद्ध है या नहीं। शुद्ध है तो उसमें सुधारने की क्या जरूरत। कभी कभी ऐसा भी होता है। अब यहाँ पर मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ लिखना है आपको। 10 मुहावरे होते हैं और गद्यांश अवबोधन के बाद ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। 60 नंबर का गद्यांश, 30 नंबर के मुहावरे लोकोक्ति, और उसके बाद 20 नंबर का पत्र। और आप फालतू में फुटकर चीजों को लेकर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना है, लेकिन उस पर इतना परेशान भी नहीं होना है। बार बार पढ़िए, जितना फंस जाएगा उतना आपका हुआ, नहीं तो फिर उसमें जुए का खेल होता है। अगर आयोग कुछ भी नया दे देता है तो वो सबके लिए समस्या करता है। लेकिन जहां से आपको सॉलिड नंबर मिलने वाले हैं उनको आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। ठीक है। तो सामान्य ही मुहावरे हैं, और इस समय जो मुहावरे लोकोक्ति आयोग के द्वारा दिए जा रहे हैं वो भी आसान ही होते हैं। जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंट के मुंह में जीरा, कोल्हू का बैल, दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि आप आराम से मतलब करने में आपको दिक्कत। ये वाला आप देख रहे हैं, 56 भोग सामने पर पेट में कील पड़ी हो। यानी संसाधन आपके सामने सारे रखे हुए हैं, सुविधाएं सारी मौजूद है, लेकिन उनका उपभोग कर पाने में, उन्हें भोगने में आप सक्षम नहीं। इसका मतलब ये। तो आशा है कि इस पेपर के एनालिसिस से आपको सीखने का अवसर मिला होगा। सिर्फ उत्तर बताना ये हमारा उद्देश्य नहीं था। उत्तर बताने के लिए तो उत्तर कुंजी है ही है, उसे आप देखेंगे। लेकिन इस वीडियो एक्सप्लेनेशन से आपको प्रश्नों को हल करने का, प्रश्नों से डील करने का सही तरीका मालूम होगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, साथ में उत्तरमाला देखिएगा और अपने टेस्ट को हल कीजिएगा।